हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 13 का DT 12 पेपर। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिस्कशन होगा। तो बच्चों, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री से थे। जो क्वेश्चन थे वो थर्मोडायनेमिक्स से थे, कुछ क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से थे, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्लाइटली इजी लेवल साइड था। कुछ क्वेश्चन थे जहां पे आपको थोड़ी मुश्किल हुई होगी, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिवन आपको फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट अ टेम्परेचर T, डेल्टा H एंड डेल्टा S आर वर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव। इफ TE इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। तो आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पूछा है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको डेल्टा H एंड डेल्टा S क्या है, पॉजिटिव, राइट। TE आपको बोला है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के अकॉर्डिंग बात करें तो जब इक्विलिब्रियम था तो डेल्टा G क्या था, जीरो था। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे जब ये इधर आएगा जीरो होने के बाद, तो जीरो होने के बाद ये इधर आया तो डेल्टा H क्या हुआ, T डेल्टा S के बराबर आ गया। इस कंडीशन में टेम्परेचर कौन सा है, इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है। तो जब ये इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर था तो डेल्टा G क्या था, जीरो था, राइट। तो इन दोनों का वैल्यू बराबर है। अब आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देनी है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G कैसा होता है, नेगेटिव। अगर डेल्टा G को नेगेटिव करना है तो यहाँ पे वेरिएशन किसका होगा, टेम्परेचर का। तो अगर आपको डेल्टा G को नेगेटिव करना है मींस इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव रखना है। ये पॉजिटिव टर्म है, ये डेल्टा S भी पॉजिटिव है, तो मींस आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव वाला वैल्यू बढ़ेगा, राइट। तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपको, सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन, किसमें टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट गिवन है एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो अगर हम एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें Q क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W के अकॉर्डिंग बात करें तो डेल्टा U कैसा होगा, यहाँ पर W के बराबर होगा। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा U भी क्या होगा, नेगेटिव। आपको बोला है कंप्रेशन, तो जब आप कंप्रेस करते हैं तो आप सिस्टम को एनर्जी की सप्लाई कर रहे होते हैं, सिस्टम को यहाँ पर एनर्जी दे रहे होते हैं। तो वर्क डन इस केस में कंप्रेशन में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर W पॉजिटिव है तो डेल्टा U भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। और ये पॉइंट आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर डेल्टा U पॉजिटिव है तो डेल्टा T भी क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा T मींस टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। डेल्टा T पॉजिटिव यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकंड बोला है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड बोला है आइसोथर्मल एक्सपांशन। अगेन चाहे एक्सपांशन हो कंप्रेशन हो, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या रहना है, कांस्टेंट रहता है। और एडियाबेटिक एक्सपांशन फोर्थ आपको बोला है एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में W क्या होगा, यहाँ पे एक्सपांशन प्रोसेस, एक्सपांशन यानी सिस्टम को वर्क करना पड़ा, यानी सिस्टम का एनर्जी लॉस होगा। तो अगर सिस्टम का लॉस होगा तो उसके लिए आप क्या नेगेटिव टर्म यूज में लेते हैं। तो सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W के अकॉर्डिंग Q तो क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो। तो अगर W नेगेटिव है तो डेल्टा U भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा U नेगेटिव हो रहा है, इसका मींस इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डेल्टा U किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। तो डेल्टा T भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम होगा। यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, एडियाबेटिक एक्सपांशन में डिक्रीज हो रहा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 जूल ऑफ हीट and the change in internal energy during the process is 60 joule work done on the process। तो बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा U क्या होगा, Q प्लस W। आपको बोला है 50 जूल ऑफ हीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, प्लस 50 जूल हीट। इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस The change in internal energy during the process 60 joule।
अब यहाँ पे आपको केवल 60 जूल लिखा हुआ है, मींस आप क्या करेंगे, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस 60 होगा। तो यहाँ पे डेल्टा यू प्लस 60 है, क्यू कितना है 50 है, प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 10 जूल। तो डब्ल्यू कैसा मिल रहा है आपको, पॉजिटिव, यानी सिस्टम पर वर्क हुआ होगा। द वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना होगा, 10 जूल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 3 रिएक्शन गिवन है। तो पहले रिएक्शन की बात करें, जिंक 2Zn प्लस O2 से बन रहा है ZnO। इसका आपको डेल्टा जी नॉट गिवन है कितना, -616 जूल। डेल्टा जी1 ले लेते हैं। सेकंड बोला है 2Zn प्लस S2 इससे बन रहा है 2ZnS। डेल्टा जी2 आपको बोला है कितना, -293 जूल। एंड थर्ड बोला है S2 प्लस 2O2 2SO2 बन रहा है। डेल्टा जी3 आपको बोला है कितना, -408 जूल। और पूछा गया है डेल्टा जी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको गिवन है 2ZnS प्लस 3O2 2ZnO प्लस 2SO2। तो इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी पूछा है। तो सिंपल यहाँ पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आपको केवल रिएक्शन के बीच में रिलेशन डेवलप करना है कि जो रिएक्शन के बीच में रिलेशन होगा उसी के बेसिस पे आप डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन देख लेंगे। तो जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 2ZnO प्लस SO2, तो 2 जिंक सल्फाइड कहां से मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा। बट ये प्रोडक्ट साइड है, आपको रिएक्टेंट साइड लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 2ZnO कहां पर है, ZnO यहां पर है, कितना है 1 ही है, आपको कितना लेना है 2 लेना है। तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये रिएक्शन अनबैलेंस थी तो बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो ये 2ZnO था, तो 2ZnO यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट साइड था, प्रोडक्ट साइड ही रिक्वायर्ड था, तो इसको प्लस करेंगे। ठीक है, 2SO2 प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड ही रिक्वायर्ड था, प्लस करेंगे, राइट। तो डेल्टा जी ऑफ थर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी3 माइनस डेल्टा जी2, राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा जी1 कितना है -616 प्लस डेल्टा जी3 कितना है -408 माइनस डेल्टा जी2 कितना है यहाँ पे -293, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -616 -408 प्लस 293, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा -731 जूल। तो आंसर आपका करेक्ट होगा कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गिवन आपको डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ HCN आपको दे रखा है, डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ HCN 45.2 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज HCN। एसिटिक एसिड आपको गिवन है कितना 2.1 किलोजूल पर मोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू, आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है। स्ट्रेंथ ऑफ HCN एंड एसिटिक एसिड आर इक्वल, स्ट्रेंथ ऑफ HCN इज लेस देन एसिटिक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ HCN मोर देन एसिटिक एसिड। यस, अब यहाँ पे आप एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन से स्ट्रेंथ को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। यस, देखिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है कि एसिड को डिसोशिएट होने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो सप्लाई हम किसके थ्रू करते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के थ्रू। तो जो एसिड जितना वीक होगा उसको डिसोशिएट होने के लिए उतना ही एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो HCN की बात करें, H++ Cn- में ब्रेक होने वाला है, तो यहाँ पे इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कैसा होता है, एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये जितना वीक होगा उसको डिसोशिएट करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे इसका आयोनाइजेशन 45.2 है, इसका आयोनाइजेशन 2.1 है, मींस यहाँ पे HCN क्या था, बहुत वीक था, इसलिए उसको आयोनाइजेशन का एंथैल्पी क्या ज्यादा देना पड़ा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ा उसको डिसोशिएट करने के लिए। तो कौन सा एसिड यहाँ पर वीक होगा, HCN वीक होगा, और इसके रिस्पेक्ट में एसिटिक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन सेकंड आपको स्ट्रेंथ ऑफ HCN इज लेस देन एसिटिक एसिड करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिफाइन मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन डिफाइन नहीं कर रहा है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो पहले हम मोलर एंथैल्पी की बात करें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोला जाता है कि जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो, और वो भी कहां से बनना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट से। तो 1 मोल कंपाउंड एलिमेंटल स्टेट से बन रहा हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो इनमें से देख लेते हैं किसमें 1 मोल कंपाउंड बन रहा है और एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है। एलिमेंटल स्टेट मींस जो नेचर में स्टेट मिलती है पर्टिकुलर एलिमेंट की।
तो यहाँ पे CaCO3  1 मोल बन रहा है, बट यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एलिमेंटल नहीं है। यहाँ पे इसका एलिमेंटल स्टेट क्या होगा, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे ये एलिमेंटल स्टेट नहीं है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोला जाएगा इसकी एंथैल्पी को। 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, H2 से बना क्या, यस H2 गैस है। ब्रोमीन का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, लिक्विड है, तो ब्रोमीन लिक्विड में है, हाइड्रोजन गैसेस में, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाएगा। 1 मोल कंपाउंड बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका फिजिकल स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है, उसका फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकता है, बट जो रिएक्टेंट है उनका फिजिकल स्टेट वही होना चाहिए जो उनका एलिमेंटल स्टेट है। तो यहाँ पे NH4NO3, तो यहाँ पे N2 गैसेस है क्या, यस गैसेस है। H2 गैसेस है क्या, यस गैसेस है। O2 गैसेस है क्या, यस गैसेस है। तो ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाएगा। 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, H2 गैसेस है, यस। I2 सॉलिड है, यस। I2 का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये दोनों, ये तीनों क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट इसकी एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी है, बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस एंट्रोपी क्या हो, पॉजिटिव हो। एंट्रोपी पॉजिटिव मींस एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो। तो जब गैसेस कंपोनेंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सॉलिड एक्वस में कन्वर्ट हो रहा हो तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो देख लें किसमें एंट्रोपी इंक्रीज हुआ। यहाँ पर सॉलिड प्लस गैस से क्या बना, सॉलिड बना। तो गैस किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में, तो एंट्रोपी क्या हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसमें एक्वस किसमें कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में, तो एंट्रोपी क्या हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ। यहाँ पे सॉलिड किसमें आ रहा है, एक्वस में, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर 4 गैसेस मोल से 2 गैसेस मोल बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एंट्रोपी किसमें इंक्रीज हुआ है, थर्ड ऑप्शन में इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 गैस आर डेल्टा इज दे रखा है -110 एंड -393 किलोजूल रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको गिवन है CO प्लस हाफ O2 से CO2 बन रहा है। तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है, यहाँ पर इजी कैलकुलेशन है। तो आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, 2 से तीसरा बनाना है, तो वही कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको गिवन है द हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कब बोलते हैं, जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो एलिमेंटल से। तो CO के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, CO गैस बन रहा है, तो इसका डेल्टा एच गिवन आपको -110 किलो जूल, राइट, पर मोल। सेकंड बोला है CO2 के लिए C प्लस O2 कार्बन सॉलिड, O2 गैस क्या बन रहा है, CO2 गैसियस फॉर्म यहाँ पर बन रहा है। डेल्टा एच कितना गिवन आपको, -393 किलो जूल। अब आपको बोला है व्हाट विल बी द हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है CO प्लस हाफ O2 की रिएक्शन से क्या बन रहा है, CO2 गैस बन रहा है। तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। CO2 कहां पर है, यहाँ पर, तो इसको करेंगे प्लस, CO को उधर से इधर लाना है तो इसको करेंगे माइनस। तो डेल्टा H, इसको डेल्टा H1 ले लें, इसको डेल्टा H2 ले लें। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। तो वैल्यू पुट कीजिए, -393 माइनस -110 मीन्स -393 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा, -283 किलो जूल। यहाँ पर आपको डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बोला है 1.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद 2.34 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द वाटर फैक्टर ऑफ NaCl। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल ही है। तो यहाँ पे बोला है आपको आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक मींस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl किसके बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो पाई क्या होता है, ICRT के बराबर। सो ICRT ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा, ICRT ऑफ ग्लूकोज के इक्वल। क्या टेम्परेचर वेरिएशन गिवन है, क्या नहीं गिवन है, तो टेम्परेचर R तो सिमिलर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको पूछा है वाटर फैक्टर ऑफ NaCl, तो I का वैल्यू बताना है, I ऑफ NaCl इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NaCl कितना है, 1.2 मोलर इक्वल टू ग्लूकोज का I कितना होगा, ग्लूकोज वाटर में जाकर डिसोशिएट नहीं होता है, तो उसका I कितना होता है, 1 इंटू C कितना है 2.34। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए I ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 2.34 अपॉन 1.2 या अप्रोक्सीमेट 1.95 के बराबर आपको मिलेगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, आपको थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात की है 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ PTNS3 whole 4 Cl4 in water had a freezing point depression 0.0054 degree Celsius.
KF ऑफ वाटर 1.8 द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अबव मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है कौन सा है, PTNH3 राइट, ये फॉर्मूला आपको गिवन है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको बताना है, मींस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने Cl होंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे, ये वाटर में डिसॉल्व करने पर कितने आयन दे रहा होगा वो आपको बताना है। तो आपको अभी इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है अल्फा का, तो आप क्या कंसीडर करेंगे, 100% डिसोसिएशन कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिल जाता है तो आप बता पाएंगे कि कितने यहाँ पर आयंस टोटल बन रहे हैं। तो पहले हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो डेल्टा TF यहाँ पे क्या होगा, I इंटू KF इंटू M। मोलिलिटी गिवन है, KF गिवन है, डेल्टा TF गिवन है, तो I कितना होगा, डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। तो डेल्टा TF कितना है 0.0054 अपॉन KF का वैल्यू 1.8 इंटू मोलिलिटी कितना 0.001। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5.4 अपॉन 1.8। तो I आपको मिल जाएगा कितना 3। मींस डिसोशिएट होने के बाद कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, इसका मींस फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, PTNH3 Cl3 Cl2, 2 Cl अंदर होंगे और 2 Cl बाहर होंगे। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो 2 Cl माइनस और एक स्क्वायर ब्रैकेट ये प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो टोटल कितने आयंस हो जाएंगे 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बोला गया है इन अ सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट A एंड सॉल्वेंट B, मोलर रेशियो ऑफ A एंड B 3:8 दे रखा है। मोल्स का रेशियो सॉल्यूशन में A और B का क्या है 3:8 है। देन मार्क करेक्ट स्टेटमेंट। आपको गिवन है PA नॉट 100 mm of Hg एंड PB नॉट, दोनों का प्योर वेपर प्रेशर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको वेपर फेज में 4 ऑप्शन गिवन है, वो गैस फेज के लिए ही स्टेटमेंट है। तो आपको YA और YB का रेशियो बताना है गैस फेज वाला। तो 11th क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, PA क्या होता है, PA नॉट XA के बराबर, या फिर यहाँ पर आप वेपर फेज के अकॉर्डिंग में पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं क्या, P टोटल इंटू Y। ये फॉर्मूले सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो आपको YA और YB का रेशियो देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर हम PB की बात करें तो PB कितना होगा, PB नॉट XB, या फिर PB और कैसे निकाल सकते हैं, P टोटल इंटू YB। तो अगर आपको YA और YB का रेशियो लेना है तो इन दोनों का रेशियो ले लें, या ये PA और PB का रेशियो ले लें, PA अपॉन PB ये किसके बराबर होगा, PA नॉट XA अपॉन PB नॉट XB, या फिर P टोटल YA अपॉन P टोटल YB। तो P टोटल से P टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो YA अपॉन YB किसके बराबर होगा, PA नॉट XA अपॉन PB नॉट XB। तो PA नॉट कितना है आपको दे रखा है, कितना है 100 अपॉन PB नॉट कितना है यहाँ पे 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल, 3 बाय टोटल मोल कितना हुआ 11 और 8 बाय टोटल मोल कितना हुआ 11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 3 बाय 16। तो वेपर फेज में YA और YB का रेशियो कितना होगा, यहाँ पे A और B के मोल्स का रेशियो 3 बाय 16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 की आपको गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेट्रोपिक सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट A एंड B। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लेस करना है तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो मींस हमें किसकी बात की है, पॉजिटिव डेविएशन की। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग मींस बॉइलिंग पॉइंट हो रहा हो कम, वेपर प्रेशर क्या हो रहा हो ज्यादा। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले कंपोनेंट होते हैं वही क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। अब आपको चेक करना है कहां पे, यहाँ पर मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो इंटरेक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इंटरेक्शन वीक हो जाएगा तो वेपर इजीली बन जाएगी, वेपर इजीली बन जाएगी, ज्यादा वेपर बनेगी सेम टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, उसका कम। तो जहां पे इंटरेक्शन वीक हो रहा है वहां पे पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो यहाँ पे जब आप क्लोरोफॉर्म के अंदर एसीटोन मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरेक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सारे एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब आप मिलाएंगे तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वहां पे डेविएशन कैसा मिलता है आपको, नेगेटिव डेविएशन। सेकंड आपको गिवन है वाटर प्लस HCO3,
तो जब आप वाटर को HNO3 वाटर के अंदर HNO3 मिलाते हैं तो क्या बनेगा, HNO3 से H प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पे आयंस बनेंगे और वाटर भी वहां पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आयंस और वाटर यानी आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है। आयन डायपोल इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग होता है। वाटर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी डायपोल डायपोल। जब आप इसमें HNO3 मिलाएंगे तो आयन और डायपोल का इंटरेक्शन होगा, जो कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा डेविएशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वेपोराइजेशन क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। थर्ड आपको देखा है अल्कोहल एसिड इथेनॉल प्लस एसीटोन, तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब आप उसके अंदर एसीटोन मिला देंगे तो इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, राइट। हालांकि इंटरेक्शन तो डायपोल डायपोल है, बट डायपोल में भी इथेनॉल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से, राइट। एसीटोन के इंटरेक्शन से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। बट जब यहाँ पे इथेनॉल के बीच में तो ये तो क्या हुआ, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। जब इथेनॉल में यहाँ पर एसीटोन आ जाएगा तो क्या होगा, वहां पर इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR, राइट। तो यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो इंटरेक्शन अब क्या बचेगा, यहाँ पर HOR एंड OC डबल बॉन्ड RR, राइट। ये वाला इंटरेक्शन यहाँ पर डेवलप होगा, राइट। अब इसके साथ जोड़ने के लिए कोई दूसरा यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर क्या है, ये जो डायपोल है ये क्या है, वीक डायपोल है। ये वाला डायपोल क्या था, स्ट्रॉन्ग डायपोल था, इसलिए यहाँ पर इंटरेक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डायपोल से वीक डायपोल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसलिए इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंटरेक्शन वीक हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो ये कैसा डेविएशन शो कर रहा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। फोर्थ वाला क्या है, वाटर प्लस HCl। ये भी अगेन HCl वाटर में जाएगा तो H प्लस Cl माइनस बनाएगा, यानी आयंस बनाएगा। आयंस और वाटर के बीच में इंटरेक्शन होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन से ऑप्शन में हो रहा होगा, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट 13 की बात करें, बोला गया है विच इज नॉट ट्रू। बोला है वाटर प्लस HNO3 एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल सही है, ये तो जस्ट अभी हमने देखा ही है। सेकंड, डेल्टा इज मिक्सिंग पॉजिटिव फॉर ऑल सॉल्यूशन, यस, ये भी बता चुके हैं कि सभी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही सॉलिड मिलाते हैं तो सॉलिड क्या होता है, वहां पे सॉल्वेंट में डिस्पर्स होगा, उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंट्रोपी चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग सभी में इंक्रीज होती है। थर्ड ऑप्शन गिवन है वाटर प्लस HNO3 एंड एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म शो पॉजिटिव डेविएशन। वाटर प्लस HNO3 कैसा डेविएशन शो करता है, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन भी कैसा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। वाटर प्लस इथेनॉल फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, वाटर में जब आप इथेनॉल मिलाएंगे तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो वेपोराइजेशन क्या होगा, इजी होगा। वेपोराइजेशन अगर इजी होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, ज्यादा वेपर वहां पर बन रही होगी। तो ज्यादा वेपर बनेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, वहां पर कम, तो इसे आप क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, बोला गया है 3 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन A 0.08 मोलर यूरिया, B 0.2 मोलर NaCl, C 0.02 मोलर कैल्शियम फॉस्फेट टेकन, then which of the following is correct relation for graph of vapor pressure versus temperature। तो वेपर प्रेशर का यहाँ पे टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है, यस। तो अभी यहाँ पर अगर हम इसको देखना चाहें तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर वेपर प्रेशर को टेम्परेचर को देख रहे हैं तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सोचें तो कोई भी सॉल्यूशन कोई कब भी बॉइल होता है जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर या 1 atm के बराबर, राइट। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसके बराबर, टेम्परेचर के साथ ग्राफ दे रखा है। तो जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या 1 atm के बराबर होता है उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसा क्या बोल सकते हैं कि ये आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन दे रखा है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दे रखा है आपको, सबसे ज्यादा B का, देन फिर C का, देन फिर A का, राइट। तो जिस टेम्परेचर पे इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, अगर सपोज ये मान लीजिए इस पॉइंट पे 1 atm के बराबर हो गया तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
किसका यहाँ पर ग्राफ सही है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए आप क्या देख सकते हैं, डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आई इंटू के बी इंटू एम। तो के बी तो सभी के लिए सेम है बिकॉज सॉल्वेंट सभी के लिए क्या है, सिमिलर। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या होगा, आई इंटू एम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ए आपको गिवन है क्या है 0.08 यूरिया के लिए आई का वैल्यू क्या होता है 1। सॉल्यूशन बी क्या है 0.2 मोलर NaCl के लिए आई क्या होगा 2। और सॉल्यूशन 3 गिवन है आपको 0.02 मोलर कैल्शियम फोस्फेट के लिए आई का वैल्यू क्या कितना होगा यहाँ पे 5। नंबर ऑफ आयंस आई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आई इंटू मोलिलिटी की हम बात करें, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, आपको डेंसिटी गिवन नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, मोलिलिटी को मोलिलिटी के बराबर ही ले लेते हैं। तो आई इंटू एम ए के लिए कितना होगा यहाँ पे 0.08, आई इंटू एम बी के लिए कितना होगा 0.4, आई इंटू एम सी के लिए कितना होगा 0.1। राइट। तो जिसका आई इंटू एम ज्यादा है उसका डेल्टा टी भी ज्यादा है, और जिसका डेल्टा टी भी ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का, देन फिर सी का, देन फिर ए का। तो बी सी ए ऑर्डर किसमें मिल रहा है यहाँ पे बी सी ए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन फिर सी का बॉइलिंग पॉइंट, देन फिर ए का बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ आपने डेफिनेटली नोट्स में भी बनाए होंगे। राइट। और अंतिम सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है, which one of the statement given below concerning property of solution describe a colligative effect। तो colligative effect क्या है, 4 इफेक्ट की आपने बात की है, lowering of vapor pressure, elevation boiling point, depression freezing point and osmotic pressure। तो अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज बता रखा है तो वो colligative effect, सॉरी वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज बताया गया है तो वो colligative effect है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बताया गया है तो वो भी colligative effect है, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज बताया गया है तो वो भी क्या है, colligative effect। तो फर्स्ट दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पे बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर डिक्रीज हो गया, बट हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। तो डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव इफेक्ट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना ही कोलिगेटिव इफेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। सेकंड बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना कोलिगेटिव इफेक्ट है, बट जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्या, वो भी चेक करें। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जब आप नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं HNO3 वाटर में मिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, बिकॉज वहां पे इंटरेक्शन क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो नेगेटिव डेविएशन। आयन डाइपोल समझ रहे हैं ना कि HNO3 H++ NO3 मिलाए NO3- बनाएगा। अब वाटर क्या है यहाँ पे, डाइपोल है, तो या आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। नेगेटिव डेविएशन मींस वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट होगा। थर्ड गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन डिक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ नेफ्थलीन। तो बेंजीन के अंदर नेफ्थलीन मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो वहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फोर्थ बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ टोलुइन। तो बेंजीन में अगर टोलुइन मिलाते हैं तो वो भी क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। राइट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका डिस्क्राइब कर रहा होगा कोलिगेटिव इफेक्ट को, सेकंड स्टेटमेंट। राइट स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट ऑफ पेपर DT 12। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एक एल्कीन है, एल्कीन में ICl का एडिशन करवाना है। ठीक है बच्चों, तो ICl एक पोलर कंपाउंड है। तो बच्चों देखिए, तो ICl में हमें क्या मिलेगा, ICl है, इसमें I+ होगा और Cl- आयंस होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब एल्कीन CH3 C++CH2। ठीक है, इसमें बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या है, I+, बच्चों हेलोजन है, इसके पास क्या बच्चों लोन पेयर भी है। तो जब जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है बच्चों आपको पता है इस केस में साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा। अब बच्चों आगे देखिए, तो जब साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर होगा, न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहाँ पर क्या है, Cl- आयंस है, तो Cl- आयन का अटैक उस कार्बन पर होगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, क्योंकि बच्चों इस कार्बन पर चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो बच्चों आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 और बच्चों यहाँ पर Cl CH3 CH2I। This is the major product of the reaction। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जिसमें हमसे पूछा है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बच्चों आपको पता है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। बच्चों हम हर केस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर है इसके पास। बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास बना हुआ चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। सभी केसेस में बच्चों आप देखिए इस तरीके से कैटायन का फॉर्मेशन होगा बच्चों PH। और यहाँ पर देखें तो इसका कैटायन बना लिया बच्चों, रिंग के पास बना हुआ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों इस पे देखिए, ठीक है। तो बच्चों अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बच्चों देखिए OMe का प्लस एम पावर लोन पेयर की वजह से ये जो कैटायन है बच्चों फोर्थ वाला ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फोर्थ के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो इसका फर्स्ट वाले का नंबर आता है, क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल ग्रुप में की से ज्यादा रेजोनेंस बच्चों आपको OMe से मिलेगा, क्योंकि OMe का प्लस एम पावर फिनाइल से ज्यादा रहता है, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में बात करें अगर, तो यहाँ पर बच्चों अब इसके बाद ये सेकंड आएगा, सेकंड के बाद होगा ये थर्ड, क्योंकि बच्चों सेकंड में यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस H, इस अल्फा कार्बन का हाइपर कॉन्जुगेशन और रिंग का रेजोनेंस भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो फिनाइल ग्रुप -I भी लगा रहा होगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल ऑर्डर बना बच्चों आपको इस तरीके से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एल्कीन दिया हुआ है और रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो रिजल्ट आपको पता है बच्चों, रिएक्शन का रिजल्ट है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O, और रूल जो फॉलो करता है एंटी मार्कोनी का रूल का यहाँ पर फॉलो होता है बच्चों। और स्टीरियो की बात करें, अगर इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में होता है बच्चों सिन एडिशन, ठीक है। बस इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों किसी भी रिएक्शन को ध्यान रखने के लिए। तो देखिए, तो हम लोग बच्चों प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये ग्रुप है मिथाइल, और अगर एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से बात करें तो बच्चों इसमें OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सिन एडिशन है। अब बच्चों अगर हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ध्यान दीजिए कितने प्रोडक्ट हम इसमें बना सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो ये Me और ये OH, और बच्चों अगर आप H को भी दिखाना चाहें तो H यहाँ पर है। देखिए H और OH का सिन एडिशन, बच्चों अगर आप ऐसे देखें कि ये OH और H अगर सेम साइड से आते हैं तो बच्चों अगर Me की बात करें तो Me रहेगा बिलो प्लेन। तो बच्चों आप इसमें देखें अगर दोनों बैक साइड से आते हैं, इस तरीके से डॉटेड लाइन पे होते हैं बच्चों OH और H, तो Me जो होगा बच्चों वो अबव प्लेन हो जाएगा। तो ये दो तरीके के प्रोडक्ट हम इसमें, दो पॉसिबिलिटी हैं, दो तरीके के आइसोमर इसमें हम बच्चों बना सकते हैं। अब बात करें बच्चों इसमें क्वेश्चन की, तो क्या पूछा है उस चीज को समझने की कोशिश करें। तो कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबव रिएक्शन। तो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है बच्चों द रिएजेंट इन्वॉल्व स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन। ये बात बच्चों सही है कि इसका जो एडिशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री है बच्चों, इसमें सिन एडिशन फॉलो होता है, ये बात सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ट्रांस आइसोमर। तो अगर हम बच्चों प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में अगर आप देखें इस चीज को समझने की कोशिश करें बच्चों, यहाँ पर ये Me और OH को देखें आप, ठीक है। यहाँ पर भी Me और OH को देखें तो Me अबव प्लेन और जो OH है वो है बच्चों बिलो प्लेन। तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलता है ये प्रोडक्ट जो बना है वो ट्रांस प्रोडक्ट है, एक ग्रुप अबव प्लेन है, दूसरा ग्रुप क्या है बच्चों बिलो प्लेन है। तो ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ट्रांस आइसोमर बना। फिर कह रहा है कि बोरॉन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो B2H6 है इसमें जो BH3 है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा बच्चों, क्योंकि रिएक्शन क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो BH3 जो है बच्चों क्या है
एक इलेक्ट्रोफाइल है ना कि न्यूक्लियोफाइल है, तो स्टेटमेंट आपका जो 3 है यही इनकरेक्ट हो गया, यही आंसर है बच्चों आपका। फिर कह रहा है कि फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो हाँ बिल्कुल बच्चों, 2 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं जो कि प्रोडक्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक रिएक्शन गिवन है, सिक्वेंशियल रिएक्शंस है बच्चों, जिसमें आपको प्रोडक्ट सी पूछा क्या बनेगा। बच्चों ध्यान देते हैं कि पहला जो स्टेप है C डबल बॉन्ड OCH3 एक कीटोन है और ZnHgHCl के साथ बच्चों क्लीमेंसन रिडक्शन करवाया गया है। तो ये रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन है। आपको बच्चों पता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हाइड्रोकार्बन बनाया। अब बच्चों इसके बाद देखिए क्लोरीन और HNU। तो क्लोरीन HNU फ्री रेडिकल, क्लोरीन है बच्चों हेलोजनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा बच्चों। यहाँ पर रिंग के बाद वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो CH3। अब जो इसके बाद देखिए अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया है, तो अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होता है और एलिमिनेशन में बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन वाली एक ही चीज है कि यहाँ से H चला जाए इस तरीके से, तो एलिमिनेशन होकर के एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कीन बना बच्चों आपको कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है बच्चों स्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक अल्कोहल है, एसिडिक प्रेजेंस में हीट किया गया है। बच्चों आपको पता है कि जब हम अल्कोहल को एसिडिक प्रेजेंस में हीट करते हैं तो प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो ए मेजर प्रोडक्ट है। इसके बाद बच्चों ए को लिया गया है, तो ए के साथ HBr की एडिशन करवाई गई है इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जो ध्यान दीजिए, अगर पेरोक्साइड हमने नहीं लिया है तो वो आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। बच्चों हम पहला चेक करते हैं कि जब हम H+ के साथ हीट करते हैं तो बच्चों डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सेटजेफ प्रोडक्ट को फॉलो करता है। तो अगर हम ए की बात करें बच्चों, तो ए प्रोडक्ट है हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH तो ए जो प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या है, सेटजेफ एल्कीन। तो ये ए बना लिया बच्चों हमने, तो ए लिखा हमने बच्चों CH3 डबल बॉन्ड CH अब बच्चों ए में एल्कीन है, HBr की एडिशन करवाते हैं बच्चों। तो आपको पता है बच्चों H+ इसका इलेक्ट्रोफाइल है, H+ इस तरीके से जुड़ेगा डबल बॉन्ड कार्बन पर जहां से स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन होता हो। तो CH3 प्लस और CH2 CH3 बच्चों इसने इस तरीके का कैटायन बना लिया। अब देखिए अब जो Br माइनस है वो आकर के लग जाएगा, तो CH3 Br CH2 CH3 ये बच्चों B है और ये A है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्रेगनार्ड रिएजेंट विल गिव 1 फिनाइल इथेनॉल 1। बच्चों हमें बनाना है 1 फिनाइल और 1 पर इथेनॉल है, ठीक है बच्चों। तो हमें ये कंपाउंड बनाना है और ये किससे फॉर्मेशन होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ग्रेगनार्ड का R- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पर जाएगा, अटैक करेगा और हमें मिलेगा बच्चों C6H5 CH3 O- होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर से H+ पकड़ेगा और मिला बच्चों C6H5 CHOH एंड CH3, ठीक है। ये मिला बच्चों हमें 1 फिनाइल इथेनॉल 1 मिल गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं बच्चों, इस पर अटैक देखिए सेम चीज यहाँ पर होने वाली है बच्चों। तो ये आ गया C6H5 CH2, बच्चों ये O- पानी से पकड़ेगा H+, मिला हमें बच्चों C6H5 CH2OH, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर फिनाइल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बच्चों।
अब अटैक होता है तो देखिए CH3CH C6H5 CHO माइनस, ठीक है, CHO माइनस। अब बच्चों ये पानी से H प्लस पकड़ लेगा, तो इसके बाद मिलेगा बच्चों हमें CH3CH C6H5 और बच्चों ये OH। बच्चों यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बन गया, ये दोनों क्या है, सेम प्रोडक्ट है, 1 फिनाइल इथेनॉल 1। तो अगर हम आंसर की बात करें बच्चों तो हमें फोर्थ आंसर मिला कि बोथ 1 and 3 विल गिव 1 फिनाइल इथेनॉल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक अल्काइल लिया है और केमेनोफोर के साथ हीट करते हैं, तो जो जनरल रिएक्शन क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि RCH है, और जब हम बच्चों केमेनोफोर के साथ हीट करते हैं ये पार्ट ब्रेक हो जाता है और RCH वाला पार्ट है बच्चों RCOOH में चेंज हो जाता है, और साथ में बच्चों जो CH वाला पार्ट है इससे हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। अगर हम ब्यूटाइन में बात करें बच्चों तो CH3 CH2 C∼CH 4 कार्बन है, हम हीट करते हैं तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा बच्चों, तो ये CH वाला पार्ट CO2 और H2O में टूट जाएगा, CO2 प्लस H2O। और साथ में अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट का एसिड बनेगा, तो 1 2 3 कार्बन का एसिड है, तो 3 कार्बन का एसिड है CH3 CH2 COOH। तो बच्चों ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने ब्यूटेन टू ओन को लिया है बच्चों। ठीक है, 1 2 3 and 4 बच्चों ब्यूटेन टू ओन है और सोडियम बोरोहाइड्राइड बच्चों जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है इसका काम किया है। तो बच्चों रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि NaBH4 बच्चों ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो सोर्स ऑफ H माइनस है बच्चों इसके पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड डोनर है, रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएगा बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हमें मिलेगा बच्चों C के साथ ये O माइनस, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए और यहाँ पर एक H आ जाएगा। अब ये O माइनस है तो सॉल्वेंट से बच्चों, सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है उससे ये H पकड़ लेगा, तो हमें मिला बच्चों ये H और ये OH। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं, ये जो H आ रहा है ये आ रहा है फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और ये वाला जो H आ रहा है बच्चों ये आया है फ्रॉम सॉल्वेंट। तो दो चीजें हुई हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें कुछ चिंता करने की वाली बात नहीं है। अब हम बच्चों इसमें देखते हैं जो हमें दिया है ब्यूटेन टू ओन, तो ब्यूटेन टू ओन को बच्चों हम बना लेते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 CH2 CH3, और हम रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, इसमें 3 रिएक्शंस आपसे करवाई गई हैं। तो पहले वाले केस में जो A बनाया है उसको देख लेते हैं, उसमें लिया है NaBD4 और दूसरे स्टेप में है बच्चों पानी, ठीक है। तो पानी है तो यहां से मिलेगा बच्चों आपको D, ड्यूटेरियम है बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन के प्लेस पर, और यहां से मिलेगा बच्चों आपको क्या, H। तो प्रोडक्ट को देखिए बच्चों ध्यान से, तो एक तरफ है CH3 और दूसरी तरफ है बच्चों इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, इथाइल है। अब बच्चों D आया है तो उससे ये D मिलेगा, ठीक है। ये जो मिला है फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो H आता है वो रिड्यूसिंग एजेंट से आया और रिड्यूसिंग एजेंट में ड्यूटेरियम दिया हुआ है तो D लग जाएगा। और सेकंड स्टेप में बच्चों देखिए सॉल्वेंट है तो इसका OH आ जाएगा, तो दिस इज द A प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर हम B की बात करें तो B प्रोडक्ट में लिया गया है NaBD4 और दूसरे स्टेप में है D2O। इस केस में बच्चों D यहां पर भी है और D यहां पर भी है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में बच्चों यहां पर CH3 कार्बन इथाइल ग्रुप और ये D आ जाएगा और OD आ जाएगा, दिस इज द B प्रोडक्ट। अब हम बात करें बच्चों C प्रोडक्ट की, तो C प्रोडक्ट में देखिए लिखा है पहले स्टेप में
NaBH4 और दूसरे स्टेप में है D2O। तो पहले स्टेप से मिलेगा बच्चों H और दूसरे स्टेप से मिलेगा D। तो अब हम बच्चों प्रोडक्ट अगर बनाने की बात करें तो CH3ETC। अब बच्चों यहाँ पर देखिए पहले स्टेप से आया H और दूसरे स्टेप से आया D। तो D जो सॉल्वेंट से आ रहा है बच्चों वो यहाँ पर लग जाएगा। तो बस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रिएक्शन पर रिडक्शन करवा रहे हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड पर, ठीक है, और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। बस बात ये है कि D और H जो रिड्यूसिंग एजेंट से आने वाले हैं, सॉल्वेंट से आने वाले हैं, उनका वो कहाँ पर अटैच होंगे वो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अल्कोहल लिया है और PCl5। तो बच्चों देखिए PCl5 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। तो PCl5 क्या करता है बच्चों, OH को Cl में चेंज कर देता है। तो यहाँ से जो A बनने वाला है बच्चों वो है CH3 CH2 CH2Cl। PCl5 इज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट जो कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने में काम आता है। अब जो ध्यान दीजिए अगेन अल्कोहलिक KOH है तो ये एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। जब हम बच्चों यहाँ पर अल्कोहलिक KOH ले रहे होंगे तो ये एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन में बच्चों HCl रिमूव होगा और प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एल्कीन। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, प्रोपीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। तो बच्चों हमने HI लिया हुआ है, तो HI एक एसिड का काम करेगा। तो बच्चों इसमें H+ आयंस होंगे और H+ है और बच्चों यहाँ पर लोन पेयर है। तो पहले इसका ईथर है बच्चों, ये ईथर है, ईथर का प्रोटोनेशन हो जाएगा तो हमें मिलेगा OH+ एंड CH2 C6H5। तो बच्चों देखिए अब चूंकि ऑक्सीजन पर चार्ज बना है, अब ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा बच्चों। अब ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा ताकि कैटायन स्टेबल बने। बच्चों अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर दें, यहाँ से बनेगा क्या, बेंजाइल कैटायन, और बेंजाइल कैटायन स्टेबल होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बच्चों आप इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करते तो इस फिनाइल कैटायन बनता, रिंग वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनता और फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है, उसका फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो हमें बनेगा जब बॉन्ड ये इस तरीके से टूटेगा तो बच्चों यहाँ पर जो फ्री हो गया वो है फिनॉल प्लस, और यहाँ पर बनेगा आपको CH2+ एंड C6H5। अब बच्चों ये क्या करेगा, अब इसमें H- आयंस भी हैं, उसको पकड़ करके बेंजाइल आयोडाइड बना लेगा। तो बच्चों अगर हम इस पे प्रोडक्ट की बात करें तो इस ईथर में जब HI से रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन देखते हैं जिससे पूछा गया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों CHOHR एंड 3 डिग्री अल्कोहल है बच्चों RCR और ROH। तो ध्यान दीजिए अल्कोहल है और अल्कोहल में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम H बॉन्डिंग का एक्सटेंट देखें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों प्राइमरी अल्कोहल में होती है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि बच्चों क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप के आने से स्टेरिक हिंड्रेंस बनेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इसको तकलीफ होगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है बच्चों, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर वेट भी देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बच्चों इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा डोमिनेटिंग मानते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो हम वैन डर वाल्स फोर्सेस देखते हैं और वैन डर वाल्स फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस तरीके का अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना आसान होगा और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग होंगे और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इस तरीके से देखें बच्चों
कि 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्कोहल है और HCl और ZnCl2 के साथ प्रोडक्ट बना रहा है बच्चों अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है ये ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट का बच्चों हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ल्यूकास टेस्ट में हमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल पूछा है कि अल्कोहल, अब अल्कोहल को समझिएगा प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्सरी अल्कोहल हो सकता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में की रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ल्यूकास रिएजेंट क्या होगी वो पूछा है। तो ध्यान दीजिए कि ल्यूकास रिएजेंट और HCl एसिड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहले प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा और चूंकि ऑक्सीजन पर चार्ज आया, ऑक्सीजन लीव करेगा तो R प्लस बनेगा प्लस H2O। तो देख रहे हैं कि बच्चों कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन। तो जब बच्चों ल्यूकास रिएजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। पर अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, वो तो बात की बात है। तो अगर हम अल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर तो स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री का। ये बच्चों ये अल्कोहल है, 3 डिग्री का अल्कोहल ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ C+, फिर 2 डिग्री का अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल का जो प्राइमरी कैटायन है वो बच्चों अनस्टेबल होगा। तो अगर हम रेट की बात करें, रेट या रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को मिला करके मिक्स करके भी पूछा जा सकता है कि ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, दोनों को मिक्स करके भी पूछ सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल डज नॉट शो क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, जिसमें अल्काइल ऑक्सीजन का बॉन्ड का ब्रेकिंग कहां पर नहीं होता है वो आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए, BCl5 हो या SOCl2 हो या HCl लिया है बच्चों, ये सब के सब, इनमें सब में बच्चों अगर हम देखें तो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि बच्चों इस केस में PCl5 और SOCl2 दोनों ही क्लोरीनेटिंग एजेंट हैं, तो OH को Cl में चेंज करते हैं, तो जो HCl के साथ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, प्लस जो है यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें अगर अल्कोहल के साथ सोडियम, बच्चों सोडियम मेटल जब किसी एसिडिक H और H अल्कोहल का H क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है, तो एसिडिक H है तो RONA। यहाँ पर देखिए अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड बना हुआ है, जबकि आपसे पूछा है कि कहाँ पर क्लीवेज नहीं होता है, तो इसी जगह पर क्लीवेज नहीं होगा और ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है बच्चों इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्काइल ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब वाला बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो चुका है। तो जिस रिएक्शन में अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है वो रिएक्शन है बच्चों फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल जो टर्सरी अल्कोहल है बच्चों उनका ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता क्योंकि उनके पास अल्फा H नहीं होते। क्योंकि टर्सरी अल्कोहल बच्चों इस तरीके से है, R R और R और ये बच्चों क्या है OH है। ठीक है, तो यही एक इम्पोर्टेंट रीजन है इसका कि उनके पास अल्फा H ना होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट गिव एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। तो जो आप अल्कोहल की अगर बात करें तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं बच्चों तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो आपसे पूछा है कि ऐसा अल्कोहल जो एल्डिहाइड नहीं बनाता है, मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन बनाएगा। तो बच्चों देखिए अगर हम बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो बच्चों अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो C6H5CH2OH, ये बच्चों बेंजाइल अल्कोहल है। अगर बेंजाइल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं जाहिर सी बात है बेंजाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद देखिए
तो अगर हम सेकंड देखें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बच्चों ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल OH एंड CH2 CH3। जो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 CH3। इसका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या है, कीटोन है। तो इसमें कीटोन बनता है। आपसे यही पूछ रहा है कि जो एल्डिहाइड नहीं बनाता वो है बच्चों आपका आंसर है 2। नेक्स्ट देखें बच्चों, अगर एलाइल अल्कोहल की बात करें तो एलाइल अल्कोहल होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो एलाइल अल्कोहल में भी बच्चों ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर प्रोडक्ट बनेगा आपको एल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH CHO का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है प्रोटाइल अल्कोहल। तो प्रोटाइल में क्या होता है बच्चों, बस यहाँ पर एक H को हटा के CH3 लगाना है। ये एलाइल है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH2OH से CHO का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। तो आपसे पूछा है कि जिसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है बच्चों है 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग DD12 कर रहे थे। DD12 को ऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट आपने देखा, और अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक का पार्ट। और देखिए क्या क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इनऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में मतलब एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस हैं, और 15 क्वेश्चंस में मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन क्वेश्चंस हैं, आपके पास ब्लॉक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। DT12 है ना, DT12, ठीक है। DT12 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसमें खास बात मैंने अगेन आपसे रिपीट करता हूं कि ये जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो आपको जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस आपके ऐप के थ्रू क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें रैंडमाइज क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को जो मिला है वो तो प्रिंटेड फॉर्म है, तो उसमें तो एक सीक्वेंस रहेगा। हो सकता है आपको किसी और सीक्वेंस में मिला हो, तो क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ये मत देखना कि ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को ऑप्शन में A मार्क कर रहा हूं या पहले क्वेश्चन को ऑप्शन में B मार्क कर रहा हूं, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे, इन polymeric BeCl2, in polymeric BeCl2N there are, पहला क्वेश्चन ये है, in polymeric BeCl2N there are first 3 carbon 4 electron bonds, second 3 carbon 3 electron bonds, third 2 carbon 3 electron bonds, and fourth 2 carbon 2 electron bonds। यह आपसे पूछा गया है कि कौन सा बॉन्ड होगा। बेसिकली इसको आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप इसका बॉन्ड के बारे में नहीं बता सकते। पॉलीमेरिक फॉर्म के बारे में पूछा गया है। वैसे तो BeCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरह से नॉर्मली, ठीक है। कभी कभी वो डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और डायमेरिक फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है कुछ ये डायमेरिक फॉर्म का स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। अच्छा, अब जो पॉलीमेरिक फॉर्म है उसमें कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसमें कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा और यहां पर दिखा जाएगा आपको कि किस तरह से है, ठीक है। अच्छा, पॉलीमेरिक फॉर्म है ना। अब पॉलीमेरिक फॉर्म में देखोगे तो कौन से बॉन्ड है, ये वाले टाइप ऑफ बॉन्ड है, 3 सेंटर वाले। तो 3 सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है ना। क्योंकि यहां पर देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इधर वाला बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला, व्हिच इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर है, आपसे पूछा गया है कंपाउंड्स और उनके यूजेस दे रखे हैं। तो हम देख लेते हैं क्या दे रखा है, कंपाउंड एंड यूज, ठीक है, जिप्सम, ठीक है, CO2, जियोलाइट, ठीक है। अब सोचिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऑल लिखा है, ठीक है। अच्छा यहां पर आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट फ्रॉम रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट फॉर रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये पहला क्वेश्चन है आपसे, पहला ऑप्शन है ना। सेकंड CO2 में पूछा गया इन सबमरीन्स as water purifier, in submarines as water purifier, and third option is catalyst and water softening agent, catalyst and water softening agent, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब अगर आपने इस बार ध्यान से पढ़ा तो जिप्सम इज डेफिनेटली यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ सीमेंट, बहुत अच्छा सेटिंग करवाता है ताकि वो स्टेबल रहे, ताकि वो आसानी से टूटे ना। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिप्सम को। CO2 इन सबमरीन्स कैसे यूज करेंगे, वाटर प्यूरिफाई के फॉर्म में। देखो CO2 में क्या निकलता है, O2 माइनस, और ये जल्दी डिकम्पोज करके क्या देता है, O2 2 माइनस एंड O2। तो ऑक्सीजन, एक तो वाटर में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है, जब वाटर में ऑक्सीजन की कंटेंट कम होता है, ये ऑक्सीजन की कंटेंट भी बढ़ाता है, और O2 2 माइनस इज अ परऑक्साइड, और अगर परऑक्साइड है तो वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, तो दोनों चीजें करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और जियोलाइट, कैटलिस्ट एंड वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जहां पर जियोलाइट, कैटलिस्ट और वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, CO2 वाटर प्यूरिफाइंग की तरह काम कर रहा है, और जिप्सम क्या कर रहा है, सेटिंग ऑफ सीमेंट की तरह। तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपने, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, मर्करी कैथोड कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन एल्कली मेटल्स इन फ्यूज स्टेट। क्या बोला है, मर्करी कैथोड कैन नॉट be used to obtain alkali metal in fused state because reason क्या है। अब देखो मरकरी क्या है, कैथोड है, कैथोड मतलब कैथोड में क्या होता है, CNR, कैथोड नेगेटिव रिडक्शन, ठीक है, विच मींस यहां पर ना कैथोड में क्या जाएगा, मेटल जाएगा, क्या जाएगा, मेटल जाएगा। अगर कैथोड में मेटल जा रहा है तो मेटल क्या करेगा, खुद को जब रिड्यूस कर रहा होगा तो मेटल M साथ में मरकरी इसका एमालगम बना देगा, क्या बना देगा, एमालगम। और मरकरी का एमालगम सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, मरकरी का एमालगम इज कैंसरस भी है, ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत आती है। तो दोनों चीजों की प्रॉब्लम आती है, एक मरकरी क्या है, मरकरी को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग से हटाना पड़ेगा, दूसरा वो कैंसरस भी है। तो यहां पर इसी रीजन की वजह से, एमालगम फॉर्मेशन की वजह से दिक्कत आती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा गया है कि मेटल एमालगम विद मरकरी, एमालगम बनाता है मरकरी के साथ और इसकी वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हेन Mg is heated with steam it burns brilliantly producing। Mg को जब हम स्टीम से हीट करते हैं तो क्या बनता है, Mg को स्टीम से जब हीट करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में आना चाहिए कि MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 बनता है। लेकिन होता क्या है कि ये हीट है, तो हीट में डिकम्पोज होकर हमें मेटल ऑक्साइड प्लस
H2 गैस देता है। तो बेसिकली क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जहां पर लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस विल बी करेक्ट। तो Mg को अगर स्टीम के थ्रू पास करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस विल प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद वाटर, A रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, टू प्रोड्यूस कंबस्टिबल गैस B। ये क्या है, कंबस्टिबल गैस है, ठीक है, एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस C प्लस C इन वाटर। तो इसको एक्वस लिख देते हैं, ठीक है। व्हेन अनदर सब्सटेंस D रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ C, कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, C रिएक्ट्स विद D, ठीक है, C रिएक्ट्स विद B, इट प्रोड्यूसेस सेम गैस B प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ऑन वार्मिंग, ठीक है, बट D कैन ऑल्सो प्रोड्यूस B ऑन रिएक्शन विद, बट D जो है वो ऑन रिएक्शन विद H2SO4, H2SO4 डाइल्यूट, ये यहां भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, B प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नाउ A imparts गोल्डन येलो कलर ऑन बंधन फ्लेम, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। A क्या दे रहा है, गोल्डन येलो फ्लेम, क्या दे रहा है, गोल्डन येलो फ्लेम। और गोल्डन येलो फ्लेम कौन देता है, सोडियम देता है। गोल्डन येलो फ्लेम कौन देता है, सोडियम, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि क्या होगा, तो सोडियम ये हो गया। अब सोडियम ने अगर H2 के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, किसी न किसी को रिड्यूस करेगा, तो किसको रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन, व्हिच मींस ये जो कंबस्टिबल गैस है कौन सी गैस है, H2 गैस है, ठीक है। यहां पर जो C कार्बन है ये NaOH है। बस इसके रिस्पेक्ट में आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सिर्फ एक ही ऐसा है जो सही है, वो क्या है, सोडियम H2 NaOH एंड जिंक। क्या है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, सॉरी सेकंड ऑप्शन है आपके पास, सोडियम H2 NaOH एंड जिंक, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, H2 गैस कर रहा है, और जिंक कंसंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी H2 गैस रिलीज करता है और NaOH के साथ भी H2 गैस रिलीज करता है, दोनों के साथ H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोडियम होना चाहिए। A क्या है, सोडियम H2B NaOH C और ZnD, ठीक है ना। ये इस तरह से आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, है ना। Question number 6. Question number 6. CO2 gas along with solid Y is obtained when sodium salt X is heated. CO2 gas, ठीक है, CO2 gas with solid Y is obtained when sodium salt. Sodium salt क्या होती है, X. Sodium salt X है, इसको जब मैं हीट करता हूं तो मेरे को CO2 plus Y मिलता है, ठीक है। X is again obtained when CO2 gas is passed into, अब अगर Y में मैं CO2 गैस डाल दूं प्लस H2O डाल दूं तो मेरे को वापस X मिल जाता है। बेटा ये कंडीशन सिर्फ एक ही रिएक्शन की हो सकती है और कोई रिएक्शन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कौन सा रिएक्शन है, वो ये रिएक्शन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा तो मेरे को मिलता है CO2 H2O, क्योंकि H2O उड़ गया तो उसने उसकी बात नहीं करी, प्लस Na2CO3, और Na2CO3 में वापस जब मैं H2 और CO2 डालूंगा क्या मिल जाएगा, NaHCO3। दिस इज द ओनली रिएक्शन जहां पर काइंड ऑफ रिवर्सिबल है कि आप CO2 H2O तो निकाल दो, फिर वापस CO2 H2 डालो तो वापस क्या बन जाएगा, NaHCO3, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, X क्या है, NaHCO3 और Y क्या है, Na2CO3। तो X है थर्ड ऑप्शन आपके पास, NaHCO3X, और Y क्या है, Na2CO3, ये है आपके पास, है ना। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखेंगे हम क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अमंग NiCO4 NiCN4 2- and NiCl4 2-, क्या कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। NiCO4 क्या है, D10, ये क्या है, D10। तो D10 तो हमेशा क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक, ये तो डायमैग्नेटिक है ना। चलिए NiCl4 को देखिए, NiCl4 क्या है, D8 है, तो स्क्वायर
प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसा बनाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। उसका कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है, देखो ये होता है उसका स्प्लिटिंग, दिस इज द स्प्लिटिंग। तो क्या होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लेने लोगे तो पेयरिंग हो जाएगी, दिस विल बी द पेयरिंग, इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, है ना, ये पेयरिंग हो जाएगी आपकी। तो अगेन पेयर हो गया तो क्या हो गया, ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। NiCl4 भी क्या है? D8, लेकिन क्योंकि वीक फील्ड लेने लगा है तो ये पेयरिंग नहीं करता। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? टेट्राहेड्रल। तो ये पेयरिंग नहीं करता, और अगर ये पेयरिंग नहीं कर रहा है तो क्या होगा? D8 एम्प्टी रहेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो कुछ इस तरह से, दिस विल बी D8। तो अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पहले दो डायमैग्नेटिक और बाद वाले पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन थर्ड। NiCO4 and NiCN4 2- are diamagnetic and NiCl4 2- is paramagnetic। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ लो स्पिन D4, लो स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल। इसकी CFSE निकालनी है आपको, है ना। क्या निकालना है? CFSE। सिंपल है बेटा, सिंपल कैसे निकलेगा? आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन है तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेंगे? लोअर एंड में एंटर करेंगे। जब इसकी CFSE निकालेंगे तो CFSE क्या हो जाएगी बेटा? CFSE सिंपल है, CFSE हो जाएगी -0.4 × 4 डेल नॉट और प्लस पेयरिंग एनर्जी कितना देगा? -1.6 डेल नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड था ये, ऑप्शन नंबर थर्ड था -1.6 डेल नॉट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया है कि is in the isoelectronic species the metal carbonyl CO bond strength is expected to increase। metal carbonyl the CO bond strength किसमें इंक्रीज करेगी? ठीक है, CO bond strength की बात हो रही है, CO bond strength किसमें इंक्रीज करेगी ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। ठीक है, सिंपल है। आपको क्या देखना है? ऑप्शन देखो। अब एक चीज समझना, आपके पास अगर मेटल है और आपके पास कार्बन है, ठीक है, मेटल है कार्बन है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, यहां पर बॉन्ड बन रहा है। अब समझना बात को, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लगेगी? रिमूव होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाने लग जाएगा। विच मींस अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो ये वाला वीक होता जाएगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। बस आपको यही चेक करना और कुछ चेक नहीं करना। देखो, ठीक है, आपके पास यही चेक करना और कुछ चेक नहीं करना। देखो आपको ऑप्शन में दे रखा है VCO6 माइनस, आपको ऑप्शन में दे रखा है CrCO6, ऑप्शन में दे रखा है MnCO6, ये ऑप्शन में दे रखा है प्लस, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इस पे है 24, इस पे भी 24, इस पे भी 24। देखो नेगेटिव साइन है, CO पे कोई चार्ज नहीं होता, CO पे कोई चार्ज नहीं होता, तो जो नेगेटिव साइन है किसका साइन है? मेटल का साइन है। सॉरी, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, और इसमें पॉजिटिव साइन है क्योंकि CO पे कोई चार्ज नहीं होता, मेटल पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब 24 24 24, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई बेटा? उसकी ज्यादा हुई जिसपे नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी वो उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास नेगेटिव चार्ज उसकी ज्यादा हुई, तो मेटल V की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, व्हिच मींस यहां पर V कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, Cr कार्बन बॉन्ड से और Mn कार्बन बॉन्ड से। और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इस केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस केस से, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस केस से।
बस समझ आ रही है कि क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो V कार्बन बॉन्ड, कार्बन क्रोमियम कार्बन बॉन्ड और Mn कार्बन बॉन्ड क्या होगा, इस तरह से वेरी करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कुछ इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी गई है। किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी गई है ना, तो इसकी ज्यादा होगी Mn वाले की। क्यों, क्योंकि इसका मेटल कार्बन बॉन्ड वीक है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, which is not a pi bonded complex। क्वेश्चन नंबर 10, which is not a pi bonded complex, not a pi bonded complex। ऑप्शन में आपसे पूछा गया है जी से सॉल्व फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन में पूछा गया आपसे फेरोसिन, थर्ड ऑप्शन पूछा गया आपसे बिस बेंजीन क्रोमियम, एंड फोर्थ ऑप्शन पूछा गया आपसे टेट्राएथाइल लेड, टेट्राएथाइल लेड। जी से सॉल्ट में आपको पता है कि पीटी होता है, पीटी में कुछ इस तरह से लगा होता है। ठीक है, फेरोसिन में आपको पता है कि एफई होता है और एफई क्या कर रहा होता है, कुछ 5 मेंबर रिंग्स के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। बिस बेंजीन में क्रोमियम में क्या होता है, सीआर होता है और बेंजीन जैसी किसी 6 मेंबर रिंग के साथ वो बना रहा होता है, मतलब नीचे भी होगा नीचे भी होगा। ठीक है, पर टेट्राएथाइल लेड में ऐसा नहीं होता क्योंकि लेड के साथ इसका क्या लिखा है, सिर्फ इथाइल लगा है। ठीक है, तो इस केस में कहीं भी पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो यहां भी पाई से कनेक्ट कर रहा है, यहां भी पाई से कनेक्ट कर रहा है, यहां भी पाई से, तो टेट्राएथाइल लेड में पाई से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो विच इज नॉट टेट्राएथाइल लेड इज नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, टेट्राएथाइल लेड। आंसर क्या हो जाएगा, टेट्राएथाइल लेड। चलिए नेक्स्ट देखिए, which is what is the value of x in the complex, question number 11। what is the value of x in complex NiCN4x। अब देखो इसमें ना x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन जनरल कुछ भी x की वैल्यू हो सकती है, बट क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो NiCN4x माइनस का एक ही कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ये कॉम्प्लेक्स है, और हमने भी यही कॉम्प्लेक्स पढ़ा है 2 माइनस। ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है ना, हमने यही कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। तो क्योंकि सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स बनता है तो हम इसी को मान के चलेंगे कि Ni2 x की वैल्यू क्या है 2 माइनस, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस। निकल पर हम पॉजिटिव 2 चार्ज मानेंगे और इसको हम 2 माइनस मानेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको देख, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि इन FeNH3 द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। अब याद रखना बेटा, कभी भी इसमें अंदर की साइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनते। ठीक है, तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड कौन से कैलकुलेट करना है, ये वाला देखो, NH3 होगा H H H, these are covalent bond that is forming, which means एक N 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहां तो देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यहां तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहां पे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता नहीं। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने NH3 हैं 6, तो एक NH3 अगर 3 बनाता है तो 6 कितने बनाएंगे 18 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आंसर आपका 4 है 18 कोवेलेंट बॉन्ड्स। आंसर क्या आपका 4 18 कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, which of the following complex compounds will exhibit highest paramagnetic behavior। कौन सा highest paramagnetic behavior दिखाएगा, highest paramagnetic behavior, कौन सा highest paramagnetic behavior दिखाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो आपको दे रखा है Zn फर्स्ट, Zn NH3 होल 6 2+, नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकंड Ti NH3 होल 6 3+, नेक्स्ट देगा आपको थर्ड Cr
NH3 होल 6 3 प्लस और लास्ट दे रखा आपको CO फोर्थ CO NH3 होल 6 3 प्लस, ये आपको दे रखा है। ठीक है, Zn का अगर देखोगे तो Zn की कॉम्पोनेशन है D10 यहाँ पर, ठीक है, D10 है क्योंकि 2 प्लस है। Ti की देखोगे तो क्या होगी D1, Cr की देखोगे तो क्या होगी D3 और इसकी देखोगे तो क्या होगी D3 है D6। ठीक है, अच्छा अब D6 है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सब पेयर होंगे, तो ये तो पेयर होगा, ये तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, सारी पेयर हो जाएगी, ये ऑलरेडी पेयर्ड है। अब ये दो 3 इलेक्ट्रॉन में, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग में क्या हो जाएगा, पेयरिंग नीचे वालों में तभी होती है जब एक्स्ट्रा हो, 3 तो अनपेयर्ड रहेंगे तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में, व्हिच मींस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे हाईएस्ट होगा, थर्ड वाले का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे हाईएस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 14 में पूछा गया है नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग्स इन कैल्शियम EDTA CA EDTA। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में कि आपके पास CA EDTA में 2 माइनस में, ठीक है, कितने हैं, देखो कैसे बनेंगे, कैल्शियम, ठीक है, EDTA मतलब CH2 N, ठीक है, अब यहां पर CH2 और COO माइनस, यहां पर CH2 COO माइनस, यहां पर CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस, ठीक है, यहां से ये बॉन्ड बन जाएगा, 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 ये बॉन्ड बन जाएगा। अब बेसिकली कितनी रिंग्स है वो डिसाइड करते हैं कि कितने बॉन्ड तोड़ने के बाद हमारे पास प्लेनर आ जाए। जितने बॉन्ड तोड़ने के बाद हमारे पास एक प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएगा वो हमारे उतनी रिंग्स होंगी। तो तोड़ना शुरू कर दो, अभी रिंग्स है, एक बॉन्ड तोड़ दो, अभी भी प्लेनर नहीं हुआ तो एक रिंग तो है ही, दूसरा बॉन्ड तोड़ दो, अभी भी प्लेनर नहीं हुआ तो 2 रिंग है, तीसरा बॉन्ड तोड़ दो, अभी भी प्लेनर नहीं हुआ तो रिंग है, चौथा बॉन्ड तोड़ दो, अभी प्लेनर नहीं हुआ तो रिंग है, 5वां बॉन्ड तोड़ दो, अब प्लेनर हो गया। देखो लीनियर इन द सेंस कि आपके पास कोई भी रिंग नहीं बननी चाहिए, कोई भी सर्कुलर फॉर्म नहीं, देखो कहां पे कोई भी सर्कुलर फॉर्म नहीं बचा, ठीक है, तो 5 बॉन्ड तोड़ने के बाद हमारे पास आया, व्हिच मींस इसमें कितनी रिंग्स होंगी, 5 रिंग्स होंगी। कितनी रिंग्स होंगी, 5। तो ऑप्शन नंबर 1 था इसका 5 रिंग्स, 5 रिंग्स, दैट विल बी योर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है DMG क्या है। तो DMG क्या होता है बेटा, CH2C दिस इज DMG, ठीक है। क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन डोनेट करते हैं, तो कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें कि ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है बेटा। तो बेटा बस बेटा यही था आपका DT12 में हमने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चंस इसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चन थे, तो होपफुली आप लोगों से आपको पेपर अच्छा लगा होगा और आपको मतलब आप कर भी पाए होंगे, ठीक है। तब तक अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।